हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ विकास कुमावत। आज नोमेनक्लेचर का अपन नेक्स्ट लेक्चर देखने जा रहे हैं। अब तक 25 लेक्चर अपन ने कर लिए हैं, ठीक है। 26 लेक्चर है और नोमेनक्लेचर का 5वां लेक्चर देखेंगे। तो लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था? अपन बात कर रहे थे लास्ट क्लास में मूलकों की, और हाइड्रोकार्बन मूलक पढ़ रहे थे। हाइड्रोकार्बन मूलक, ठीक है, ये अपना टॉपिक चल रहा था इन द लास्ट क्लास, ठीक है। तो लास्ट क्लास में हाइड्रोकार्बन मूलक अपन पढ़ रहे थे। तो हाइड्रोकार्बन मूलक क्या होते हैं? तो कुछ नहीं करना है कि किसी भी हाइड्रोकार्बन में से किसी भी हाइड्रोकार्बन, अब हाइड्रोकार्बन का मतलब क्या क्या हो सकता है कि एल्कीन हो सकता है, या एल्केन हो सकता है, या फिर एल्काइन हो सकता है। इन तीनों में से कोई भी हाइड्रोकार्बन हो सकता है। तो इनमें से आपको एक या एक से ज्यादा, ठीक है, जब अपन क्या करते हैं, अगर एक हाइड्रोजन फ्री करते हैं तो अपने पास बनता है भाई मोनोवेलेंट रेडिकल। मोनोवेलेंट रेडिकल, ठीक है, यानी एक संयोजी मूलक। एक संयोजी मूलक, तो मूलक का मतलब बेसिकली ऐसी प्रजातियां होती है जिनकी संयोजकता क्या होती है? खाली होती है। अगर अपन 2 हाइड्रोजन फ्री करते हैं तो द्विसंयोजी बनते हैं, द्विसंयोजी मूलक। और अगर अपन 3 हाइड्रोजन फ्री कर दे इसमें से तो त्रिसंयोजी मूलक बनते हैं, त्रिसंयोजी मूलक, ठीक है। तो ऐसे अपन को ध्यान में रखना है कि एक हाइड्रोजन हटाएंगे तो एक संयोजी, 2 हाइड्रोजन 2 संयोजी, 3 हाइड्रोजन 3 संयोजी। इनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा बताया था? मोनोवेलेंट बताया था, एक संयोजी मूलक बताया था, जो कि ज्यादा काम में आता है, ठीक है ना। अब इसके बाद में अपन बात कर रहे थे भाई एल्केन के मूलकों की, है ना। तो एल्केन जो है, कोई भी एल्केन, एक बार मैं वापस से बता देता हूं, किसी भी एल्केन में से अगर आप क्या करते हो, केवल एक हाइड्रोजन हटाते हो, कहीं से भी हाइड्रोजन हटा दो, तो नाम जो होगा वो एल्काइल के बेसिस पर लिखा जाएगा या एल्किल के बेसिस पर लिखा जाएगा। करना क्या होता है, जैसे एल्केन हो, चाहे एल्कीन हो, चाहे एल्काइन हो, जब भी अपन किसी का भी एक संयोजी मूलक बनाएंगे ना, एक संयोजी मूलक बनाने के लिए आपको एक हाइड्रोजन हटाना है, कहीं से भी हटा सकते हैं। तो जब भी एक संयोजी मूलक बनाएंगे तो एल्केन में तो लास्ट का एन हटाना है और वाई लगाना है, एल्कीन में लास्ट का ई हटाना है और वाई लगाना है, और एल्काइन में लास्ट का ई हटाना है और वाई लगाना है। तो ये हो जाएगा अपने पास एल्किनिल, ठीक है ना। तो एल्कीन का एक संयोजी मूलक क्या होगा? एल्किनिल होगा। अभी अपन एग्जांपल समझेंगे इसको। एल्काइन का एक संयोजी मूलक जो है वो अपने पास हो जाएगा एल्काइनिल। क्लियर है बात? ऐसे ही एल्केन का क्या हो जाएगा? एल्किल। समझ गए? फिर 2 हाइड्रोजन अगर अपन हटाते हैं, ठीक है, और दोनों हाइड्रोजन जो है वो मैं कहां से हटा रहा हूं? एक ही कार्बन से हटा रहा हूं, ठीक है। तो आपको जो वर्ड काम में लेना है एल्काइलिडीन, ठीक है। क्या वर्ड काम में आएगा? एल्काइलिडीन। क्लियर है बात? अगर दोनों हाइड्रोजन आप कहां से हटाते हो? टर्मिनल कार्बन से हटाते हो, टर्मिनल कार्बन से। टर्मिनल कार्बन का मतलब हो गया सिरे वाले कार्बन से, वाले कार्बन से, ठीक है। तो इसके लिए क्या काम में लेते हैं? पॉली मिथाइलिन। और पॉली का मतलब यहां पर क्या था कि 2 कार्बन हो तो 2 कार्बन के लिए डाई, 2 कार्बन तो जनरली होंगे नहीं टर्मिनल वाले में, 3 कार्बन से स्टार्ट होगा तो 3 कार्बन के लिए पॉली की जगह ट्राई काम में लोगे तो ट्राई मिथाइलिन, 4 कार्बन के लिए टेट्रा काम में लेंगे तो टेट्रा मिथाइलिन। इस तरीके से आपको क्या करना है? ध्यान में रखना है, ठीक है। और अगर 2 हाइड्रोजन आप हटाते हैं, ठीक है, और दोनों हाइड्रोजन जो है वो निकटवर्ती कार्बन से, यानी पड़ोसी कार्बन से, निकटवर्ती कार्बन से हटाते हैं, निकटवर्ती कार्बन से, ठीक है। तो इसके लिए मैंने क्या वर्ड बताया था? एल्काइलीन, एल्काइलीन, ठीक है ना। तो ये आपको काम में लेना है एल्काइलीन, ठीक है। तो इसके बेसिस पर अपन नाम लिखेंगे, ठीक है ना। तो ये सारे एग्जाम्पल जो है वो कल अपन ने इनके कुछ एग्जाम्पल देखे थे, ठीक है। कुछ और एग्जाम्पल आज अपन देखने वाले हैं। इसके अलावा 3 हाइड्रोजन मैंने हटाए थे। 3 हाइड्रोजन केवल एक ही कार्बन से अपन को हटाने होते हैं, तो 3 हाइड्रोजन जब भी हटाएंगे तो यहां पर अपन काम में लेंगे भाई एल्काइलिडाइन, ठीक है ना। तो ये हो गए भाई अपने पास एक से, मतलब इतने टाइप के रेडिकल जो है वो एल्केन के। अच्छा, एक चीज मैं बता दूं, एल्केन में जो है वो अपन को ये ध्यान में रखना है, ये तो ध्यान में रखना ही है, मोनोवेलेंट तो सब में आएगा, है ना। बाकी एल्केन में ये ध्यान में रखना, बाकी 3 जो है वो इतने ज्यादा काम में
नहीं आएंगे, ठीक है। और एल्कीन और एल्काइन की जब बात करेंगे तो इसमें केवल मोनोवेलेंट ही अपन देखने वाले हैं, ठीक है। इसके कुछ एक एग्जाम्पल मैंने आपको प्रोपेन वाला एग्जाम्पल कल बताया था, उसके आगे के एग्जाम्पल भी अपन देख लेते हैं, ठीक है ना। तो देखना जरा, इसको मिटा देता हूं मैं क्योंकि कल का रिवाइज किया हुआ है, ये कल का रिवीजन था। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं अपन। देखें काम में कैसे लेंगे ये तो अभी आगे सीखेंगे, जब कॉमन नेम अपन नाम लिखना सीख रहे हैं तो वहां पर अप्लाई, जब इनको काम में लेंगे तो बताऊंगा आपको कि भाई इनके बेसिस पर नाम कैसे लिखा जाता है। तो देखना जरा, कंपाउंड है CH3 CH2 CH2 और ये CH3। नाम क्या है इसका? नाम है भैया ब्यूटेन। क्लियर है बात? क्या नाम है? ब्यूटेन, ठीक है। तो अब इसके बेसिस पर नाम लिखते हैं अपन, ठीक है ना। सबसे पहले आपने एक हाइड्रोजन हटाया, ठीक है। कहाँ से हटा दो? कहीं से भी हटा दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। CH3 CH2 और CH2 और ये CH2, ये बनेगा, ठीक है। दो हाइड्रोजन हटाए, दोनों हाइड्रोजन एक ही कार्बन से हटा दिए तो CH3 CH2 और CH2 और CH, ये दोनों हाइड्रोजन एक ही कार्बन से हटा दिए। दो हाइड्रोजन हटाए, दोनों हाइड्रोजन टर्मिनल वाले कार्बन से हटा दो। टर्मिनल का मतलब सिरे वाले कार्बन, जो लास्ट का और फर्स्ट का कार्बन है इनसे हटा दो, ठीक है। दो हाइड्रोजन हटाए, दोनों हाइड्रोजन जो है वो किन्हीं भी दो विसिनल कार्बन से हटा दो। विसिनल कार्बन का मतलब है ये लो, आजू बाजू वाले कार्बन, पहला और दूसरा विसिनल कार्बन मैं ले लेता हूं, ठीक है। फिर देखना जरा, तीन हाइड्रोजन हटाए, तीनों हाइड्रोजन जो है वो आपको एक ही कार्बन से हटाने होते हैं, तो ये लो, एक कार्बन से मैंने तीनों हाइड्रोजन हटा दिए। क्लियर है बात? तो नाम लिखते हैं इसका ब्यूटेन, लास्ट में से एन हटाओ, YL लगाओ, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? ब्यूटाइल, ठीक है। फिर दोनों हाइड्रोजन एक ही कार्बन से हटा रहे हैं तो अपन एल्काइलिडीन काम में लेते हैं, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? ब्यूटाइलिडीन, ठीक है। ये इसका नाम हो गया ब्यूटाइलिडीन, ठीक है ना। फिर यहां पर क्या काम में आएगा? पॉलीमिथाइलिन, चार है तो चार के लिए टेट्रा मिथाइलिन, ये इसका नाम हो गया। फिर ये वाला आ गया एल्काइलिन, है ना, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? ब्यूटाइलिन, ब्यूटाइलिन, ठीक है। फिर इसके लिए चेक करते हैं तो एल्काइलिडीन, तो ये क्या हो जाएगा भाई? ब्यूटाइलिडाइन, एल्काइलिडीन एल्काइलिडाइन, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा? ब्यूटाइलिडाइन। क्लियर है बात? इस तरीके से अपन को क्या करना भाई? नाम इनका लिखना होता है। अब एक चीज ध्यान में रखना, इसको मिटा रहा हूं मैं, कुछ पॉइंट्स बता रहा हूं, वो अप्लाई करते हुए अपन इसको थोड़ा सा और आगे कंटिन्यू करते हैं। देखें, इफ वैलेंसी इज फ्री, अच्छा हिंदी मीडियम में बात कर रहे हैं ना, तो यदि 1 डिग्री कार्बन से हाइड्रोजन को हटाया जाए, ठीक है, यदि 1 डिग्री कार्बन से हाइड्रोजन को हटाया जाए, या इसको ऐसे भी बोल सकता हूं, यदि 1 डिग्री कार्बन की संयोजकता रिक्त हो। अब भाई कार्बन की डिग्री तो अपन देखना जानते ही हैं, ठीक है ना। तो अगर 1 डिग्री कार्बन की संयोजकता रिक्त हो तो 2-3 पॉइंट बताऊंगा, वो आपको ध्यान में रखना है। तो यदि कार्बन की सीधी श्रृंखला उपस्थित हो, सीधी श्रृंखला उपस्थित हो, कार्बन की सीधी श्रृंखला उपस्थित हो, तो एन पूर्व लग्न लगाते हैं। भाई ये पहला पॉइंट है कि भाई 1 डिग्री कार्बन से संयोजकता खाली हो, है ना। और मैं ये जो बात कर रहा हूं, क्योंकि अपन मोनोवेलेंट रेडिकल पर ही फोकस करने वाले हैं, तो मैं केवल मोनोवेलेंट रेडिकल की ही बात करूंगा, एक संयोजी मूलकों के लिए। किसके लिए? एक संयोजी मूलकों के लिए, मूलकों के लिए, ठीक है ना। ये चीज किस पर लागू होती है? केवल एक संयोजी मूलकों पर लागू होती है। यानी ये जो बाकी के हैं ना, ये 4, इनके लिए अपन बात नहीं करेंगे, ये इतने ज्यादा काम में नहीं आते, केवल एक संयोजी मूलकों की बात करूंगा। तो ध्यान से देखना, एग्जाम्पल के लिए जैसे CH3 CH2 और ये CH3, इसका एक संयोजी मूलक, इसके 2 एक संयोजी मूलक बन सकते हैं। एक तो CH3 CH2 और ये वाला बनेगा एक संयोजी मूलक। एक भाई इसका एक संयोजी मूलक जो है वो ये वाला भी बन सकता है, देखना जरा, ठीक है। या इसको जो है वो आप ऐसे भी बना सकते हो, CH3
CH और ये CH3। आप इसको ऐसे भी बना सकते हो, आप इसको ऐसे भी बना सकते हो, ठीक है। तो एक संयोजी मूलक जब भी नाम लिखते हैं तो इसका नाम क्या हो गया, इसका नाम हो गया भाई प्रोपेन। और एक संयोजी मूलक जब भी अपन बनाते हैं तो लास्ट में से एन हटाते हैं और क्या लगाते हैं, YL लगाते हैं, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपाइल, ठीक है। ये भी तो एक संयोजी मूलक है, इसका भी नाम क्या होगा, प्रोपाइल। अब ये भी प्रोपाइल, ये भी प्रोपाइल, जबकि दोनों की स्ट्रक्चर क्या है, दोनों की संरचनाएं क्या है, अलग अलग है। तो इनका नाम में भी क्या होना चाहिए, डिफरेंस होना चाहिए, नाम में भी अंतर होना चाहिए। तो इसलिए क्या करते हैं कि भाई यहां पर इस कार्बन को देखना जरा, ये कार्बन कैसा 1 डिग्री, यहां पर इस कार्बन को देखना 2 डिग्री कार्बन है ना, आजू बाजू 2 कार्बन से जुड़ा हुआ तो 2 डिग्री, ये वाला 1 डिग्री। तो अगर 1 डिग्री कार्बन से संयोजकता खाली है तो आपको जो है वो और कार्बन की सीधी श्रृंखला उपस्थित है, देखना जरा, तीनों कार्बन एक सीधी श्रृंखला में, तो इसके आगे एन पूर्व लग्न, पूर्व लग्न का मतलब जो नाम से पहले लगता है, एक होता है अनुलग्न, वो नाम के बाद में लगता है। तो एन पूर्व लग्न लगा देंगे तो एन जो है इसका नाम हो गया एन प्रोपाइल, ठीक है। इसका नाम लिखना अभी सीखेंगे। तो अगर 1 डिग्री कार्बन से वैलेंसी खाली है, 1 डिग्री कार्बन से संयोजकता खाली और कार्बन की सीधी श्रृंखला उपस्थित, तो एन प्रोपाइल, एन आपको आगे ऐड करना है, एन शब्द आगे ऐड करना है, एन पूर्व लग्न लगाना है। एन जो होता है इसका मतलब होता है नॉर्मल, ठीक है ना, इंग्लिश में इसका मतलब क्या होता है, नॉर्मल। क्लियर है बात। फिर देखना सेकंड, अच्छा एक एग्जांपल और देख लेते हैं। देखना जैसे CH3 CH2 CH2 और ये CH3 है, इसका नाम क्या बताया, देखो वही तो है, ब्यूटेन। इसका एक संयोजी मूलक बनाते हैं, एक हाइड्रोजन हटा रहा हूं तो अपने पास बनेगा CH3 CH2 और ये CH2 और ये CH2। ध्यान से देखना जरा कि भाई यहां से हाइड्रोजन हटाया, ये वाला 1 डिग्री है, 1 डिग्री से संयोजकता खाली है और कार्बन की एक सीधी श्रृंखला है, तो एक्चुअल में इसका नाम जो है, मैंने क्या लिखा है, ब्यूटाइल लिखा है ना, इसका नाम तो ब्यूटाइल है, क्योंकि जब भी एल्केन का एक संयोजी मूलक अपन बनाते हैं तो क्या करते हैं, एन हटाते हैं और YL लगाते हैं। अब ब्यूटाइल है, सीधी श्रृंखला उपस्थित, तो इसको क्या बोलूंगा, एन ब्यूटाइल बोलूंगा, इसका नाम है एन ब्यूटाइल। क्लियर है बात। अभी अपन बीच बीच में से हाइड्रोजन हटा के देखेंगे, उनका नाम लिखना भी अपन सीखने वाले हैं, ठीक है। तो ये तो पहला पॉइंट हो गया कि यदि 1 डिग्री कार्बन से हाइड्रोजन को हटाया जाए, ठीक है, और अपने पास कार्बन की सीधी श्रृंखला उपस्थित हो तो एन लगाते हैं। पर सेकंड पॉइंट देखना, सेकंड पॉइंट इसी में, वही 1 डिग्री कार्बन से वैलेंसी खाली करनी, दूसरा, ठीक है। यदि 1 डिग्री कार्बन से वैलेंसी खाली हो और ये वाला जो है वो समूह उपस्थित हो, CH3 है ना, यह समूह उपस्थित हो, समूह उपस्थित हो, ठीक है, तो आइसो पूर्व लग्न लगाते हैं। क्या लगाते हैं, आइसो पूर्व लग्न लगाते हैं, ठीक है। या इसको अपन ऐसे भी समझ सकते हैं, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, यदि 1 डिग्री कार्बन से संयोजकता खाली हो और, ठीक है, यदि 1 डिग्री कार्बन से संयोजकता खाली हो और सेकंड लास्ट कार्बन पर, सेकंड लास्ट कार्बन पर एक CH3 उपस्थित हो, CH3 उपस्थित हो, तो आइसो पूर्व लग्न लगाते हैं। ये दोनों लाइन एक ही है, ऊपर जो लाइन लिखी है वो और नीचे जो लाइन लिखी है, इन दोनों का मतलब एक ही है, ठीक है ना। अब इसको आप चाहो तो ऊपर वाली लाइन से समझ सकते हो, चाहे नीचे वाली लाइन से। कैसे कि भाई इस कार्बन की संयोजकता खाली है तो ये 1 2 और ये 3, ध्यान से देखना, ये वाला सेकंड लास्ट कार्बन है, सेकंड लास्ट कार्बन पर एक CH3 अगर उपस्थित है तो अपन क्या लगाएंगे, आइसो पूर्व लग्न लगाएंगे। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो या फिर इसको ये वाले समूह से भी आप इसको समझ सकते हो, ठीक है। फिर देखो अभी अपन इसको अप्लाई करना सीखेंगे, ठीक है ना। एक और मैं बता देता हूं इसी के जैसा, यदि 1 डिग्री कार्बन से संयोजकता खाली हो, आप पहले साथ साथ इसको नोट कर लें, जो रूल में बता रहा हूं ना ये आप साथ साथ नोट करें, आप अपने अकॉर्डिंग नोट्स बनाएं, बहुत ज्यादा बेनिफिट देगा आपको। यदि 1 डिग्री कार्बन से संयोजकता खाली हो तथा सेकंड लास्ट कार्बन पर 2 CH3 उपस्थित हो,
तो नियो पूर्व लग्न लगाते हैं। ठीक है भाई, ये बिल्कुल इसी के जैसी लाइन है। सेकंड लास्ट कार्बन पर अगर एक CH3 उपस्थित है तो आइसो लगाना है, और सेकंड लास्ट कार्बन पर अगर 2 CH3 उपस्थित है तो नियो लगाना है। ठीक है ना, या इसको मैं ऐसा भी बोल सकता हूं, ध्यान से देखना कि सेकंड लास्ट कार्बन पर 2 CH3 लगाने हैं। ये देखना कि भाई अपने पास ये कंडीशन है, ये वाला कार्बन 1 डिग्री है ना। एक चीज बता दे कि जिस कार्बन की संयोजकता खाली है आपको काउंटिंग उसी से करनी है। आप कहोगे कि सर इधर से काउंटिंग क्यों नहीं किया आपने? जिसकी वैलेंसी खाली करी है आपने, जहां से हाइड्रोजन हटाया है, तो जिस कार्बन से हाइड्रोजन हटा रहे हैं ना, वहां से आपको काउंटिंग स्टार्ट करनी है। तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये 3, ये सेकंड लास्ट कार्बन 2 CH3 उपस्थित है, इसके लिए नियो वर्ड काम में लेंगे। ठीक है, या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो कि जिसमें ये वाला समूह उपस्थित आ जाए, ठीक है, जिसमें ये वाला समूह उपस्थित हो उसके लिए क्या काम में लेंगे? नियो काम में लेंगे। ठीक है, तो ये तो बात हो गई किसके लिए भाई? 1 डिग्री। देखना जरा, यहां पर भी 1 डिग्री कार्बन से संयोजकता खाली है, यहां पर भी 1 डिग्री कार्बन से संयोजकता खाली है, यहां पर भी 1 डिग्री कार्बन से संयोजकता खाली। 1 डिग्री कार्बन पर लागू होने वाली बातें अपन ने देख ली। यहां देखना जरा, ये 2 डिग्री हो सकता है, 2 डिग्री कार्बन से संयोजकता खाली हो सकता है कि 3 डिग्री कार्बन से भी संयोजकता खाली हो। उस केस में नाम कैसे लिखेंगे? अपन मोनोवेलेंट रेडिकल की बात कर रहे हैं, जितने भी संभव, जितनी भी पॉसिबिलिटी है मोनोवेलेंट रेडिकल की, वो सारे लेके अपन चल रहे हैं। ठीक है ना, तो ध्यान से देखें, इसको मिटा रहा हूं, ये शायद आपने नोट कर लिया होगा, एग्जाम्पल से अभी इसको समझने वाले हैं। देखो, फिर देखना, यदि 2 डिग्री या 3 डिग्री कार्बन से संयोजकता रिक्त हो तो क्रमशः सेकेंडरी तथा टर्सरी पूर्व लग्न लगाते हैं। इनको हिंदी में द्वितीयक और तृतीयक बोलते हैं, लेकिन आपको इंग्लिश में ही ध्यान में रखना है, सेकेंडरी और टर्सरी ही ध्यान में रखना है। एग्जाम्पल देखते हैं। अब देखना, अपन ने ये जितने भी पॉइंट अपन ने अभी लिखे हैं, है ना, तो इनके एग्जाम्पल से अपन इनको समझने की कोशिश करते हैं। तो CH3, CH2, CH2 और ये CH3 है। ठीक है, इसका फॉर्मूला देखना क्या होगा। इसका फॉर्मूला जो है वो C4H, हाइड्रोजन कितने हो गए भाई? 10, तो इसका फॉर्मूला हो गया C4H10। क्लियर है भाई? ये 4 कार्बन है, C4H10 है, इनको मैं 4 कार्बन को ऐसे भी तो बना सकता हूं, CH3, CH3 और ये CH3। ठीक है, ये भी क्या है? C4H10 है, दोनों का फॉर्मूला क्या है? समान है। इसके मोनोवेलेंट रेडिकल बनाते हैं। ठीक है, तो इसके मोनोवेलेंट रेडिकल बनाऊंगा तो ध्यान से देखना, एक हाइड्रोजन हटाया, एक हाइड्रोजन अगर मैं जो है वो किसी एक सिरे वाले कार्बन से हटा दूं, ये देखना, ये 1 डिग्री यहां से हो सकता है हटा दूं हाइड्रोजन, एक इसका मोनोवेलेंट रेडिकल ये वाला बन जाएगा। एक हाइड्रोजन अगर मैं बीच वाले कार्बन से हटा दूं, CH2 और ये CH और ये CH3, ये वाला कैसा है? 2 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री है। ठीक है, तो अच्छा, आप कहोगे कि सर इससे हटाओ और फिर इससे हटाओ। अगर आप इससे हटाते हो, मोनोवेलेंट ही बनाना है तो किसी एक से ही हटाना है, एक बार में एक से हटाना है, तो इससे हटाएंगे तो वापस से ये वाला रिपीट हो जाएगा, और इससे हटाओगे तो वापस से ये वाला ही रिपीट हो जाएगा। तो रिपीट नहीं करना, नाम लिखते हैं, ध्यान से देखना। भाई इसका नाम जो है 1 डिग्री से संयोजकता खाली है और कार्बन की सीधी श्रृंखला उपस्थित है, तो नाम लिखने के लिए क्या करेंगे? नाम लिखेंगे किसके बेसिस पर? एन ब्यूटाइल। ठीक है ना, इसका नाम क्या था? ब्यूटेन नाम था ना, ब्यूटेन। तो एन हटाओ, YL लगाओ, तो इसका नाम हो जाएगा एन ब्यूटाइल। फिर देखना, 2 डिग्री कार्बन से वैलेंसी खाली है, तो यदि 2 डिग्री कार्बन से संयोजकता खाली हो तो क्या लगाते हैं? सेकेंडरी लगाते हैं, तो इसका नाम हो जाएगा भाई सेकेंडरी ब्यूटाइल। क्लियर है बात? हाँ, यहां से चेक करते हैं। ठीक है ना, यहां इसके रेडिकल बनाने की कोशिश करते हैं। एक संयोजी रेडिकल ही अपन को बनाने, एक संयोजी मूलक ही बनाने। एक हाइड्रोजन हटा रहा हूं, यहां से हटाता हूं सबसे पहले CH3,
CH3 और ये CH2, ये बनेगा। आप चाहे इस कार्बन से हटा दो, चाहे इससे हटा दो, चाहे इससे हटा दो, इन तीनों में से किसी से भी एक हाइड्रोजन हटा दो, ये ही बनेगा, क्योंकि ये तीनों के तीनों 1 डिग्री है, तीनों के तीनों कार्बन एक जैसे हैं। तो किसी भी एक से अगर आप हाइड्रोजन हटाओगे तो बाकी से, चाहे इससे हटाओ, चाहे इससे हटाओ, चाहे इससे हटाओ, किसी से भी हटाओ, एक ही बनेगा। ठीक है। अगर मैं बीच वाले कार्बन से हटाऊं CH3C, ठीक है, अगर मैं बीच वाले कार्बन से हटाऊंगा तो बीच वाले कार्बन को देखना ध्यान से, ये वाला जो है इसकी डिग्री क्या है 1 डिग्री, बीच वाले की डिग्री क्या है 3 डिग्री। ठीक है। तो ध्यान से देखो, अगर 1 डिग्री से संयोजकता खाली हो और सेकंड लास्ट कार्बन पर एक CH3 हो, देखो ये रहा, ये वाला समूह उपस्थित हो, तो क्या लगाते हैं, तो लगाते हैं आइसो। 4 कार्बन है टोटल, 4 कार्बन के लिए ब्यूट तो काम में लेंगे ही लेंगे, तो इसका नाम हो जाएगा भाई आइसोब्यूटाइल। आइसोब्यूटाइल, क्लियर है बात। इसको चेक करते हैं। 3 डिग्री कार्बन से अगर वैलेंसी खाली हो तो क्या लगाते हैं भाई, टर्सरी लगाते हैं। TER जो है वो टर्सरी का शॉर्ट फॉर्म है, SEC सेकेंडरी का शॉर्ट फॉर्म है, तो टर्सरी लगाते हैं। और टोटल कार्बन कितने, 4 कार्बन के लिए ब्यूटाइल, तो इसका नाम होगा भाई टर्सरी ब्यूटाइल। समझ गए बात को, ऐसे आपको काम करना है। ठीक है। तो ये हो गया अपने पास रेडिकल्स का नाम। एक और एग्जांपल मैं यहां पर लूंगा, ध्यान से देखें। देखें, CH3 CH2 और ये CH3। ठीक है। ये अपने पास कोई एग्जांपल है, क्या नाम है इसका, प्रोपेन। मोनोवेलेंट रेडिकल बनाने, आपको सोचो कहां कहां से हाइड्रोजन हटा सकता हूं। एक हाइड्रोजन हटाया, किसी भी एक सिरे वाले कार्बन से हटा दो हाइड्रोजन, CH2, ये कैसा है 1 डिग्री है। ठीक है। फिर देखो, एक हाइड्रोजन हटाया, बीच वाले कार्बन से मैं हाइड्रोजन हटा सकता हूं, ये बीच वाला कार्बन से हाइड्रोजन हटा दिया। अगर इससे हटाओगे तो वापस से कौन सा, ऊपर वाला रिपीट हो जाएगा। नाम लिखते हैं, तो ध्यान से 1 डिग्री से संयोजकता खाली है, ये 2 डिग्री से संयोजकता खाली है। ठीक है। तो अब इसमें क्या है कि 1 डिग्री से संयोजकता खाली हो और कार्बन की सीधी श्रृंखला उपस्थित हो, तो N पूर्व लग्न लगाते हैं, तो N नाम क्या होगा, प्रोपाइल। रेडिकल का नाम जब भी लिखेंगे ना तो लास्ट में YL आएगा ही आएगा। क्लियर है बात। जब भी मोनोवेलेंट रेडिकल का नाम लिखेंगे लास्ट में क्या आएगा, YL, चाहे वो एल्केन का हो, चाहे एल्कीन का हो, चाहे एल्काइन का हो। इसका नाम लिखते हैं। इसको आप ऐसे बना दो, या भाई इसको मैं ऐसे भी तो बना सकता हूं, CH3, यही तो है 2 डिग्री से वैलेंस। इसको ऐसे बना दो, चाहे ऐसे बना दो, दोनों एक ही बात है। अब इसका नाम लिखेंगे तो 2 डिग्री से वैलेंसी खाली है, तो सेकेंडरी प्रोपाइल, ये इसका नाम होना चाहिए। लेकिन ध्यान में रखना, ये एक एक्सेप्शनल केस है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है। सेकेंडरी प्रोपाइल नाम का ग्रुप नहीं होता है, इसको सेकेंडरी प्रोपाइल अपन नहीं बोलते हैं। हालांकि 2 डिग्री से संयोजकता खाली है, या आप इसको एक्सेप्शन समझ लो, अपवाद मान लो, ठीक है ना, कि 2 डिग्री से संयोजकता खाली है तो सेकेंडरी प्रोपाइल बोलना चाहिए था, लेकिन इसको सेकेंडरी प्रोपाइल ना बोल के, क्योंकि ये आइसो जैसा दिख रहा है, इसलिए इसको आइसोप्रोपाइल बोलते हैं। ठीक है। क्या बोलते हैं, आइसोप्रोपाइल। केवल इसी में है, बाकी सब में जो है वो रूल अपना, वो मैंने आपको बता दिया है। क्या, कि अगर सेकंड लास्ट कार्बन पर एक CH3 हो, ठीक है ना, तो आप उसको क्या बोलोगे, तो उसको सेकेंडरी बोलोगे, ठीक है ना, तो उसको आइसो बोलोगे। अब इसमें एक तरीके से आप ऐसा भी देख सकते हो, देखो ये फर्स्ट कार्बन, ये लास्ट कार्बन, तो लास्ट कार्बन से पहले वाला सेकंड लास्ट हो गया, तो सेकंड लास्ट पर एक CH3 है। तो ये ध्यान में रखो कि इसमें 2 डिग्री से वैलेंसी खाली होती है, फिर भी इसको सेकेंडरी नहीं बोलते, सेकेंडरी प्रोपाइल नहीं होता है। कौन सा होता है, आइसोप्रोपाइल होता है। क्लियर है बात। इसके अलावा बाकी सारे जैसे अपन रूल बनाते हैं, जैसे रूल लिखते हैं, बिल्कुल वैसे ही रूल अप्लाई करके आपको नाम लिखने हैं। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी। ठीक है। एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं, मिटा देता हूं इसको। CH3 CH2 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 और ये CH3। ठीक है। कितने कार्बन है, 5। मैंने यहां से वैलेंसी खाली करी तो CH3, अच्छा एक ही एग्जांपल देख लेते, इसमें ज्यादा नहीं पूछा जाता है। टर्मिनल कार्बन से वैलेंसी खाली कर रहा हूं तो CH3 CH2 CH2 और CH2 और ये CH2। ठीक है। ये है 5 कार्बन जो होते हैं ना, 5 कार्बन के लिए अपन नाम जब लिखते हैं तो वर्ड काम में लेते हैं एमाइल। एमाइल,
ठीक है, 5 कार्बन के लिए। वैसे पेंटाइल भी काम में लेते हैं, लेकिन पेंटाइल वर्ड आईयूपीएसी सिस्टम में काम में लिया जाता है। कॉमन नेम सिस्टम में अपन इसको क्या बोलते हैं, एमाइल बोलते हैं या एमिल बोलते हैं, ठीक है ना। तो अब क्या होता है कि 5 कार्बन है और सीधी कार्बन की श्रृंखला 1 डिग्री से वैलेंसी भी खाली है, तो इसका नाम क्या होगा, एन एमाइल। क्लियर है बात। फिर इसके बाद देखना जरा, ये वाला है, ठीक है, या 5 कार्बन में अपने पास ये वाला कोई कंपाउंड है, ठीक है ना। अब इससे मैं एक वैलेंसी खाली कर रहा हूं, ये जो ग्रुप बता रहा हूं इसका नाम आपको डायरेक्टली ही ध्यान में रखना है। किसी भी कार्बन से एक हाइड्रोजन आप हटा दो, तो ये 1 डिग्री से हाइड्रोजन हटाया और सेकंड लास्ट कार्बन पर 2 CH3 है, ये वाला समूह, इसके लिए क्या काम में लेते हैं भाई, नियो काम में लेते हैं। और 5 कार्बन के लिए इसको बोलूंगा पेंटाइल, तो नियो पेंटाइल, ठीक है। तो इस तरीके से जो है वो अपन को क्या करना है, नाम लिखना है। अगर कहीं पर एमाइल लिखा हुआ आए तो समझ जाना वो जरूर 5 कार्बन को इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। तो ये हो गया भाई अपने पास जितने भी एल्केन के, केवल एल्केन की बात की है, एल्केन के मोनोवेलेंट रेडिकल जितने भी थे वो सारे अपन ने लिखना सीख लिया। अभी ये और चीजें क्लियर तब होगी जब अपन एग्जाम्पल से इनको सीखेंगे, यानी एग्जाम्पल लेके इनको काम में लेना सीखेंगे, कैसे काम में लेना है। इससे पहले मैं एल्कीन और एल्काइन के रेडिकल और बता देता हूं, फिर अपन चलते हैं साधारण नामकरण की तरफ। देखिए भाई, एल्कीन के एक संयोजी मूलक, मैं केवल एक संयोजी मूलकों की बात करूंगा ना, एल्कीन के एक संयोजी मूलक, ठीक है। तो कोई भी एल्कीन है, एक हाइड्रोजन मेरे को हटाना है, ठीक है। तो नाम कैसे लिखेंगे अपन, लास्ट में से ई हटाओ और क्या लगा दो, YL लगा दो, तो ये क्या आ जाएगा, एल्कीनिल। क्या नाम हो जाएगा, एल्कीनिल। इसका सूत्र क्या होता है, CnH2n होता है। एक हाइड्रोजन आपने हटा दिया तो सूत्र क्या बचा, CnH2n -1, ठीक है। एग्जाम्पल से ही समझने की कोशिश करेंगे, CH2CH2, ठीक है। इसका नाम क्या होता है, एथीन। अब आपने क्या कर दिया भाई, इसमें से केवल एक ही हाइड्रोजन मेरे को हटाना है, तो एक हाइड्रोजन हटाऊंगा तो CH2 और ये CH, क्या नाम होगा इसका, इसका नाम होगा, लास्ट में से ई हटाओ YL लगाओ, तो इसका नाम हो जाएगा भाई एथिनिल। क्लियर है बात। एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इससे मेरे को एक संयोजी मूलक बनाने हैं, तो एक संयोजी मूलक बनाएंगे तो ध्यान से देखना, एक हाइड्रोजन हटा रहा हूं। अब इसमें कई पॉसिबिलिटी बनती है, आप जगह जगह से हाइड्रोजन हटा सकते हो, कई पॉसिबिलिटी बनती है कि भाई सबसे पहले CH3 CH डबल बॉन्ड CH, यहां से हाइड्रोजन हटा दो, ठीक है। फिर दूसरे नंबर कार्बन से हाइड्रोजन हटा दो, तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, दूसरे नंबर का कार्बन से आपने हाइड्रोजन हटा दिया। फिर तीसरे नंबर के कार्बन से हाइड्रोजन हटा दो, तो यहां से CH3 का एक हाइड्रोजन हटा दिया, ये लो। तो इस कंपाउंड के कितने एक संयोजी मूलक बने, इस कंपाउंड के 3 एक संयोजी मूलक प्राप्त हुए, ठीक है। इसका नाम क्या है, इसका नाम है प्रोपीन, ठीक है। तो अगर ये प्रोपीन है तो लास्ट में से ई हटाओ YL लगाओ, इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपिनिल। क्लियर है बात, क्या हो गया, प्रोपिनिल। अब एक चीज देखना, क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड आ रहा है, वो जो एन आइसोनियो वो लगाते हैं एल्केन के लिए। अब यहां डबल बॉन्ड अगर आता है, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आता है, तो अपन को क्या करना पड़ता है कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन भी बतानी होती है। तो यहां देखना जरा, डबल बॉन्ड जो है, जिस कार्बन की वैलेंसी खाली है ना, जिस कार्बन की वैलेंसी खाली है उसको अल्फा, ये बीटा और ये गामा, यहां डबल बॉन्ड की पोजीशन बताने के लिए अपन क्या करते हैं भाई, अल्फा बीटा और गामा वर्ड काम में लेते हैं, ठीक है। तो यहां देखना जरा कि ये वाला जो है वो अपने पास क्या है, अल्फा, तो अल्फा पर डबल बॉन्ड आया है तो इसलिए इसको बोलूंगा अल्फा प्रोपिनिल, ठीक है। फिर देखना, इसको चेक करते हैं। अब 3 कार्बन ये भी है, इसको भी क्या बोलूंगा, प्रोपिनिल बोलूंगा, और इसको भी क्या बोलूंगा, प्रोपिनिल बोलूंगा, ठीक है। यहां देखना, ये अल्फा, ये बीटा और ये गामा, जिस कार्बन की वैलेंसी खाली है ना उसको अल्फा मानना आपको, ठीक है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, बीटा प्रोपिनिल, क्योंकि बीटा पर आ रहा है सबसे पहले डबल बॉन्ड, तो ये बीटा प्रोपिनिल ये
अल्फा प्रोपिनिल। बीच वाला देखो ध्यान से भाई, बीच वाले को मैं ऐसे भी तो बना सकता हूं, CH3 C डबल बॉन्ड CH2, मैं इसको ऐसे भी बना सकता हूं बीच वाले को, ठीक है ना। ये 1 2 3 4, गलती से वैलेंसी जो है वो वैलेंसी अपन को कंप्लीट करनी है भैया, ठीक है ना। तो आप इसको ऐसे भी बना सकते हो। तो अब इसमें क्या है, या फिर इसको मैं ऐसे भी बना सकता हूं CH2 डबल बॉन्ड C CH3। अब इसको देखना ध्यान से भाई, ये वाला जो है ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, सेकंड लास्ट कार्बन पर एक CH3 है, इसके लिए भी अपन आइसो काम में लेते हैं। तो इसका नाम जो है वो दिया जाता है भाई आइसोप्रोपिनिल। क्या नाम होता है? आइसोप्रोपिनिल, ठीक है। तो ये हो गया अल्फा प्रोपिनिल, ये आइसोप्रोपिनिल और ये बीटा प्रोपिनिल। बस ये 2 ही एग्जाम्पल ध्यान में रखने हैं, ये ही ज्यादा काम में आते हैं, ठीक है ना। काम में कैसे लेंगे ये तो बात की बात है, पहले सबके नाम लिखना अपन सीखेंगे। बीटा प्रोपिनिल देखना जरा ध्यान से, ये बीटा प्रोपिनिल जो है इसका एक कॉमन नेम भी होता है, इसको एलाइल भी बोलते हैं, एलाइल। और ये ज्यादा इसका फेमस नेम है एलाइल, बहुत काम में आएगा आगे। जब भी मैं बोलूं एलाइल तो समझ जाना CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, क्लियर है। और ये वाला जो है एथिनिल, इसको वाइनिल भी बोलते हैं या विनाइल भी बोलते हैं। वाइनिल बोल दो या विनाइल बोल दो, प्रोनाउंसिएशन कैसे भी कर सकते हो। ध्यान में रखना कि जब भी मैं ये वर्ड बोलूं तो समझ जाना कि ये इस ग्रुप की बात कर रहा है, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड। समझ गए बात, ठीक है। तो यहां जो इतनी चीजें अपन ने पढ़ी है उसमें आपको जो है एक तो ये ध्यान में रखना है विनाइल, एक ये ध्यान में रखना है एलाइल, ये 2 ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो ये हो गया भाई अपने पास एल्कीन के मोनोवेलेंट रेडिकल। एल्काइन के मोनोवेलेंट रेडिकल भी देख लेते हैं, इसको मिटा देता हूं। तो नेक्स्ट अपना टॉपिक है भाई एल्काइन के एक संयोजी मूलक, ठीक है। तो एल्काइन के एक संयोजी मूलक, कोई भी एल्काइन है, तरीका वही, फॉर्मूला होता है CnH2n-2, लास्ट का E हटाओ, एक हाइड्रोजन हटाने, तो अपने पास लास्ट का E हटाओ और क्या लगा दें YL, तो इसका नाम हो जाएगा एल्काइनिल। तो अब इसका नाम, इसका फॉर्मूला CnH2n-3 हो जाएगा क्योंकि एक हाइड्रोजन आपने हटा दिया है, ठीक है। तो एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। CH ट्रिपल बॉन्ड CH, एक हाइड्रोजन हटा दिया तो अपने पास बनेगा CH ट्रिपल बॉन्ड C, ठीक है। इसका नाम क्या हो जाएगा? एथाइन, ठीक है। तो इसका नाम जब लिखेंगे तो लास्ट में से E हटाओ, YL लगा दो, तो इसका नाम हो जाएगा एथाइनिल। समझ गए बात को? बिल्कुल वैसे ही यहां पर भी आपको ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन बतानी होती है। 2 कार्बन जब होते हैं ना, केवल 2 कार्बन होते हैं तो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन बताने की जरूरत नहीं होती है। 3 या 3 से ज्यादा कार्बन होते हैं तो अपन को पोजीशन बताने की जरूरत पड़ती है, ठीक है। जैसे CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, इसका नाम लिखते हैं तो इसके पहले कितने मोनोवेलेंट रेडिकल बनेंगे? तो CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C, एक तो ये बन गया, एक इसका ये वाला बन सकता है CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH। बीच वाले कार्बन से अपन हाइड्रोजन हटा नहीं सकते, है नहीं बेचारे के पास, ठीक है ना। इसका नाम लिखते हैं, तो इसका नाम क्या है? प्रोपाइन, ठीक है, प्रोपाइन। तो इसका नाम क्या होगा? इसका नाम होगा भाई साहब प्रोपाइनिल, ठीक है। इसका भी नाम क्या होगा? प्रोपाइनिल। अब ये भी प्रोपाइनिल, ऊपर वाला भी प्रोपाइनिल, तो दोनों में डिफरेंस क्या है? तो ध्यान से, जिस कार्बन की संयोजकता खाली है उसको अल्फा, ये बीटा, ये गामा, ये अल्फा, ये बीटा, ये गामा, ये वाला होगा अल्फा प्रोपाइनिल, ये वाला होगा बीटा प्रोपाइनिल। क्लियर है बात? इस तरीके से अपन को क्या करना भाई, जो भी रेडिकल्स दिए हैं उनके नाम लिखने हैं। क्लियर है बात? तो भाई अपन ने देख लिया एल्केन के रेडिकल, एल्कीन के रेडिकल और एल्काइन के रेडिकल। तो एल्केन के एक संयोजी मूलक अपन ने देख लिए, ठीक है। एल्केन है, एल्कीन, एल्काइन सबके देख लिए, ठीक है। एक और छोटा सा इस पे टॉपिक है कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के मूलक अपन को देखने हैं, एक संयोजी मूलक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, ठीक है ना। नेक्स्ट है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के एक संयोजी मूलक, एक संयोजी मूलक, ठीक है ना। तो देखना कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन के एक संयोजी मूलकों की बात करते हैं। वैसे तो ये जो एरोमेटिक वर्ड है ना, ये बहुत ज्यादा डिटेल में इसको बाद में अपन पढ़ेंगे। अभी के लिए मैं बता देता हूं कि जो बेंजीन है, बेंजीन एक एरोमेटिक पदार्थ होता है, ठीक है ना। एरोमेटिक वर्ड जो आया है ये आया है अरोमा से, जिसका मतलब होता है विशिष्ट गंध।
ठीक है। तो जितने भी एरोमेटिक पदार्थ होते हैं उनमें एक उनकी स्पेसिफिक गंध होती है। तो जैसे बेंजीन है, तो बेंजीन एक एरोमेटिक यौगिक है। तो अब इससे बनने वाले मूलकों की बात अपन करेंगे। तो बेंजीन जो है, इससे इसका फॉर्मूला होता है C6H6, ठीक है ना। एक हाइड्रोजन अगर आप निकाल दो, कहीं से भी हाइड्रोजन निकाल दो, तो एक वैलेंसी मैंने क्या कर दी, खाली कर दी, और ये हो गया भाई C6H5, ठीक है। तो इसका नाम जब लिखेंगे तो बेंजीन को फीन बोला जाता है। तो जब भी अपन मोनोवेलेंट रेडिकल का नाम लिखते हैं, एक संयोजी मूलक का नाम लिखते हैं, तो ई हटाते हैं, लास्ट में वाई लगाते हैं, तो इसका नाम हो जाएगा फिनाइल, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत काम में आएगा आगे। या तो फिनाइल लिखा हुआ आएगा, या फिर इसको शॉर्ट में अपन पीएच से भी प्रदर्शित कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर कहीं पर आपको किसी में एमई लिखा हुआ मिल जाए, तो एमई का मतलब होता है मिथाइल। कहीं पर आपको ईटी लिखा हुआ मिल जाए, तो आपको इसका मतलब समझना इथाइल। मिथाइल का मतलब हो गया CH3, इथाइल का मतलब हो गया C2H5, और कहीं पर पीएच लिखा हुआ मिल जाए तो इसका मतलब होता है फिनाइल, यानी C6H5, ठीक है। ऐसे ही अपने पास एक कंपाउंड होता है ये वाला, ठीक है ना। वैसे इसका कॉमन नेम जो है वो टोलुइन होता है। क्या नाम होता है? टोलुइन, ठीक है, टोलुइन, ये इसका कॉमन नेम होता है। अब होता क्या है कि भाई ये बेंजीन है, बेंजीन पर आप यहां पर कोई भी ग्रुप ऐड कर दो, जी का मतलब कोई समूह आपने जोड़ रखा है, कोई भी ग्रुप हो सकता है, यहां कोई हेलोजन हो सकता है, कोई कार्बन, यहां कुछ भी आपने ऐड कर दिया, तो इस ग्रुप के जस्ट बाजू वाली ये वाली जो पोजीशन होगी, इसको अपन बोलते हैं ऑर्थो। क्या बोलते हैं? ऑर्थो। ग्रुप के जस्ट बाजू वाली जो पोजीशन होती है, यानी ये और ये दोनों पोजीशन कौन सी पोजीशन है? ऑर्थो, ठीक है। ऑर्थो के जस्ट नीचे ये और ये पोजीशन, इनका नाम होता है भाई मेटा, ठीक है। ऑर्थो के जस्ट नीचे कौन सी पोजीशन होती है? मेटा। और मेटा के नीचे ये वाली पोजीशन जो है, इसका नाम होता है पैरा, ठीक है ना। तो ध्यान ये रखना है कि बेंजीन पर कोई भी समूह आपने जी जोड़ रखा है, तो जी के जस्ट बाजू वाली जो पोजीशन होगी उनका नाम ऑर्थो, ऑर्थो के नीचे मेटा, मेटा के नीचे पैरा। और जिस पोजीशन पर जी जुड़ा होता है, ये वाली पोजीशन, इसको अपन बोलते हैं भाई इप्सो। क्या बोलते हैं? इप्सो। क्लियर है बात? तो अब क्या है कि जैसे मान लो टोलुइन में से आपने अगर ऑर्थो पोजीशन से एक हाइड्रोजन फ्री कर दिया, तो अपने पास ये मूलक बनेगा। अगर मैंने मेटा पोजीशन से एक हाइड्रोजन फ्री कर दिया, तो ये मूलक बनेगा। और अगर मैंने पैरा पोजीशन से एक हाइड्रोजन फ्री कर दिया, तो ये मूलक बनेगा। इसका नाम लिखना है तो ये डायरेक्टली याद रखो, इसको बोलते हैं भाई ऑर्थोटोलिल, है ना। इसको पूरा ना लिख के ऑर्थो को केवल ओ से अपन लिख सकते हैं, मेटा को एम से और पैरा को पी से, तो ये ऑर्थोटोलिल। इसको क्या बोलूंगा? इसको बोलूंगा भाई मेटाटोलिल, और इसको मैं बोलूंगा पैराटोलिल, ठीक है। तो ये ध्यान में रखे, ऑर्थो, मेटा और पैरा। एक और है भाई, ये वाला है अपने पास, ठीक है। अगर मैं CH3 का हाइड्रोजन हटा दूं, ये तो कर ही लिया आपने नोट, CH3 का हाइड्रोजन हटा दूं, तो एक हाइड्रोजन हटाऊंगा तो ये वाला बनेगा। इसका नाम होता है भाई बेंजील। क्या नाम होता है? बेंजील। अगर मैं CH3 से 2 हाइड्रोजन हटा दूं, ठीक है, 2 हाइड्रोजन आपने हटा दिए, इसको बोलते हैं भाई बेंजल, ठीक है। और अगर आप CH3 से 3 हाइड्रोजन हटा दो, तीनों के तीनों आपने कार्बन की वैलेंसी क्या कर दी? खाली कर दी, तो इसका नाम होता है भाई बेंजो, ठीक है। तो बेंजिल, बेंजल एंड बेंजो। एक वैलेंसी खाली करोगे तो बेंजिल, 2 करोगे तो बेंजल, 3 करोगे तो बेंजो, ठीक है ना। इसके लिए आप एक वर्ड और काम में ले सकते हैं, इसको बेंजिलिडीन भी बोलते हैं, ठीक है ना। बेंजिलिडीन, बेंजाइलिडीन, ठीक है। और इसको जो है वो अपन बेंजाइलिडाइन भी बोल सकते हैं। तो ये बेंजाइलिडीन, ये बेंजाइलिडाइन, ये वही है। जैसे एल्केन में अगर मोनोवेलेंट रेडिकल बनाते हैं तो वाई लगाते हैं, बाईवेलेंट रेडिकल बनाते हैं, ठीक है, और एक ही कार्बन से 2 वैलेंसी फ्री करते हैं, तो लास्ट में क्या बताया था? आइलिडीन। तो बिल्कुल वही आइलिडीन लगाना है। और अगर 3 वैलेंसी फ्री करते हैं तो आइलिडाइन।
तो ये आइलिडाइन लगाया है। क्लियर है बात? तो ये इतने रेडिकल्स के नाम अपन को क्या करने थे, सीखने थे। जितने भी रेडिकल हैं सबके नाम अपन ने देख लिए, ठीक है ना। कॉमन नेम लिखने के लिए जो साधारण नामकरण अपन पढ़ रहे हैं, तो साधारण नाम लिखने के लिए सारे के सारे अपन को देखने जरूरी थे। अब अपन आ रहे हैं भाई अपने कॉमन नेम सिस्टम की तरफ, साधारण नामकरण की तरफ, ठीक है ना। तो कुछ साधारण नाम पहले अपन लिख चुके हैं। साधारण नाम जो लिखे जाते हैं वो किस किस आधार पर लिखे जाते थे? पहले स्रोत के आधार पर लिखे जाते थे, या फिर खोजकर्ता के नाम के आधार पर लिखे जाते थे, या फिर या फिर इनके गुणों के आधार पर नाम लिखे जाते थे, ठीक है ना। और फिर क्या हुआ कि जैसे जैसे और ज्यादा कंपाउंड खोजे गए, और ज्यादा नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है जैसे जैसे बढ़ने लगे, वैसे वैसे लोगों को लगने लगा कि भाई ऐसे तो नाम लिखने पे काम नहीं चलेगा, कुछ रूल्स बनाने पड़ेंगे। तो कॉमन नेम सिस्टम में ही उन्होंने कुछ रूल्स बनाए, ठीक है। तो अब अपन क्या करेंगे, ऐसे यौगिकों का नाम लिखेंगे जिनमें कोई क्रियात्मक समूह उपस्थित होता है, यानी क्रियात्मक समूह वाले यौगिकों का साधारण नाम लिखना अपन सीखेंगे। तो ध्यान से देखना, क्रियात्मक समूह वाले यौगिकों का साधारण नाम, ठीक है। जो रेडिकल मैंने बताया ना, वो रेडिकल अभी काम में आएंगे। तो क्रियात्मक समूह वाले यौगिकों का साधारण नाम, ठीक है। अब इसमें दो कैटेगरी है भाई। क्रियात्मक समूह दो प्रकार के होते हैं। क्रियात्मक समूह कौन कौन से हैं पहचानना अपन ने पहले ही देख लिया था, ठीक है। अब उनमें दो कैटेगरी है। एक तो ऐसे क्रियात्मक समूह जिनमें कार्बन होता है, जिनमें खुद का कार्बन होता है, कार्बन वाले क्रियात्मक समूह। याद करो, जैसे COOH हो गया, ठीक है, ये खुद का कार्बन है इसमें। जैसे CHO हो गया, एल्डिहाइड, इसमें भी खुद का कार्बन है। जैसे अपने पास ये हो गया, ये कौन सा था भाई, एनहाइड्राइड। जैसे अपने पास COOR, ये कौन सा था, एस्टर। COX, ये कौन सा था, एसाइल हैलाइड। CONH2, ये कौन सा था भाई अपने पास, एमाइड। इसके अलावा CN, साइनाइड या नाइट्राइल। NC, आइसोसाइनाइड या आइसोनाइट्राइल। ये जितने भी अपन ने लिखे हैं, मैंने आपके सामने जितने भी बनाए हैं, इन सब में खुद का कार्बन है। और कुछ क्रियात्मक समूह ऐसे होते हैं जिनमें खुद का कार्बन नहीं होता। जैसे OH हो गया, कार्बन नहीं है। जैसे SO3H हो गया, कार्बन नहीं है। जैसे NH2 हो गया, इसमें भी कार्बन नहीं है। OR या ROR जैसे ईथर हो गया, इसमें भी कार्बन नहीं है, ठीक है। इसके अलावा जो है वो अपने पास ONO, ये वाला समूह हो गया, इसमें भी कार्बन नहीं है। तो क्रियात्मक समूह दो प्रकार के, ऐसे जिनमें खुद का कार्बन होता है और ऐसे जिनमें कार्बन नहीं होता है। इन दोनों को अलग अलग कैटेगरी में अपन नाम लिखना सीखेंगे। तो क्रियात्मक समूह ये भी है, ये भी है। तो पहले इनका नाम लिखना अपन सीखेंगे, यानी ऐसे समूहों का नामकरण, या ऐसे या कार्बन युक्त, इसको मैं हेडिंग लगाऊंगा, कार्बन युक्त क्रियात्मक समूह वाले यौगिकों का नामकरण, यौगिकों का नामकरण, ठीक है ना। कि कार्बन युक्त क्रियात्मक समूह वाले यौगिकों का नामकरण, इसमें कीटोन को शामिल नहीं कर रहे हैं एक बार, तो कीटोन को छोड़कर देखना जरा, उनमें मैंने कीटोन नहीं लिखा है, तो कीटोन को छोड़कर, कीटोन को अपन शामिल नहीं करेंगे। तो ऐसे कंपाउंड का नाम अपन लिखेंगे, ठीक है, जिनमें खुद का कार्बन होगा, क्रियात्मक समूह में खुद का कार्बन होगा, ठीक है ना। तो इसके लिए नाम लिखने का फॉर्मेट देखना। नाम लिखने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, नंबर ऑफ कार्बन, ठीक है, यानी कार्बन परमाणु की कुल संख्या, हिंदी में ही लिख देता हूं चलो, है ना। कार्बन परमाणु की कुल संख्या, कार्बन परमाणुओं की कुल संख्या, ठीक है, प्लस क्रियात्मक समूह का अनुलग्न, समूह का अनुलग्न, ठीक है। अगर ये दो चीजें आपने देख ली, नाम जो है वो बिल्कुल यही है, क्या, कार्बन परमाणु की कुल संख्या लिख दो प्लस क्रियात्मक समूह का अनुलग्न लिख दो, नाम आ जाएगा, ठीक है। अब यहां क्या होता है, कार्बन परमाणु की कुल संख्या, तो ध्यान से देखना, अगर एक कार्बन है, ठीक है ना, कि पूरे कंपाउंड में एक ही कार्बन है, तो कुल संख्या के लिए अपन फॉर्म लिखेंगे, फॉर्म वर्ड कुल संख्या के लिए काम में आएगा, ठीक है। अगर दो कार्बन है तो कुल संख्या के लिए एसिड वर्ड काम में आएगा। तीन कार्बन है तो कुल संख्या के लिए प्रोपियोन वर्ड काम में आएगा। चार कार्बन है तो कुल संख्या के लिए
ब्यूटायर वर्ड काम में आएगा। ठीक है, 5 कार्बन है तो पेंटायर या फिर वेलर वर्ड काम में आएगा। क्लियर है बात? 1 से लेके 5 कार्बन तक ही अपन को देखने हैं। एनसीईआरटी में जितने भी कंपाउंड दे रखे हैं वो 1 से 5 तक ही देखने हैं और अपन को एनसीईआरटी 100% फॉलो करनी है। तो 1 से लेके 5 कार्बन तक ध्यान में रखना है कि अगर टोटल कार्बन परमाणु की संख्या 1 हो तो फॉर्म, एसिड, प्रोपियोन, ब्यूटायर, पेंटायर या वेलर, दोनों में से कोई भी काम में ले सकते हैं। ठीक है ना? तो ये तो हो गया कार्बन परमाणु की संख्या। अब बात करते हैं क्रियात्मक समूह का अनुलग्न। तो अगर ये आ जाए COOH तो इसके लिए अनुलग्न जो है, यहां पर लिख रहा हूं अनुलग्न। अनुलग्न का मतलब होता है जो पीछे, एक पूर्व लग्न जो नाम के पहले लगता है, अनुलग्न जो नाम के बाद में लगता है। तो यहां देखना नाम के बाद में लगेगा। ठीक है ना? तो इसलिए अनुलग्न बोलते हैं इसको। अनुलग्न को इंग्लिश में भी ध्यान में रखना, इसको सफिक्स बोलते हैं। और पूर्व लग्न को जो है वो क्या बोलेंगे? प्रीफिक्स बोलेंगे। तो COOH इसके लिए जो है वो अपन काम में लेते हैं भाई इक एसिड। क्या काम में लेते हैं? इक एसिड। ये आपको लास्ट में जोड़ना है। ठीक है, एग्जांपल से समझते हैं। CHO एल्डिहाइड, इसके लिए काम में लेते हैं भाई एल्डिहाइड। ठीक है, ये एनहाइड्राइड होता है तो इसके लिए इक एनहाइड्राइड काम में लेते हैं, इक एनहाइड्राइड। ठीक है, एस्टर का नाम जब भी लिखेंगे तो एस्टर का नाम ध्यान में रखना, अभी बता देता हूं, आगे भी काम में आएगा। एस्टर का नाम जब भी अपन लिखते हैं तो सबसे पहले ये जो आर है ना, इसका नाम सबसे पहले लिखना है। सबसे पहले, चाहे कुछ भी आ जाए, आर का नाम जो है ना वो इससे भी अपन को पहले लिखना है। तो इसका नाम जो आएगा वो एल्किल और फिर 8। ठीक है, कैसे अप्लाई कैसे करना, इसको काम में कैसे लेना है ये मैं अभी आपको बताऊंगा। ये जो है एसाइल हैलाइड, इसके लिए काम में लेना यिल हैलाइड। ठीक है, यिल हैलाइड। ठीक है, इसके लिए जो है वो अपन को काम में लेना भाई एमाइड। ठीक है, इसके लिए जो है वो आपको काम में लेना है नाइट्राइल और ओ नाइट्राइल, ये इसका अनुलग्न होता है। और इसके लिए जो है वो ओ आइसो नाइट्राइल। ठीक है, तो ये हो गए भाई अपने पास अनुलग्न हो गए और पूर्व लग्न। पूर्व लग्न की तो बात यहां पर होगी नहीं, केवल अनुलग्न की बात अपन को करनी है। तो जितने भी थे सबका अनुलग्न अपन ने देख लिया। ठीक है, अब एग्जाम्पल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, सबसे पहले एसिड के एग्जाम्पल अपन देख लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए देखना, जैसे HCOOH। ठीक है, इसका क्या नाम बताया था मैंने आपको? फॉर्मिक एसिड। क्यों? क्योंकि इसका स्रोत क्या था? फॉर्मिका, लाल चींटियां। तो अब उसी को मॉडिफाई करके रूल बना दिया गया कि भाई एक कार्बन है तो एक कार्बन के लिए फॉर्म बनेगा, फॉर्म वर्ड काम में लेके। तो ध्यान से देखना, कार्बन परमाणु की संख्या 1, तो एक कार्बन के लिए फॉर्म। ठीक है, और COOH ग्रुप के लिए अपन को अनुलग्न क्या काम में लेना है? इक एसिड। तो इसका पूरा नाम हो गया भाई फॉर्मिक एसिड। ये लो, इस पैटर्न पर नाम लिखना है। जैसे आपको ये वाला दे दिया CH3CH2 या CH3COOH, ये मैंने दे दिया। 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए क्या काम में लेते हैं? एसिड, एसिड, और लास्ट में COH के लिए इक एसिड। तो इसका नाम हो गया एसिटिक एसिड। बिल्कुल वही है, सिरके से प्राप्त हुआ था तो वहीं से रूल बना दिया गया कि आज के बाद में किसी कंपाउंड में 2 कार्बन आएंगे तो उसके लिए एसिड वर्ड काम में लेंगे। ठीक है, तो एसिटिक एसिड इसका नाम हो गया। 3 कार्बन दे दिए, मान लो आपको ये दे दिया CH3 CH2 और ये CH2, या 4 कार्बन दे दिए, इसका नाम लिखना है। ठीक है, टोटल 4 कार्बन, 4 कार्बन के लिए ब्यूटायर, तो ब्यूटायर। और COH के लिए पूर्व लग्न क्या होता है? अनुलग्न क्या होता है? इक एसिड। तो इसका नाम हो गया भैया ब्यूटायरिक एसिड। क्लियर है बात? ऐसे अपन को काम में लेना है। ठीक है, फिर देखो जरा, जैसे ये है। ठीक है, इसका नाम लिखना है। अब ये कौन सा क्रियात्मक समूह है? ये अपने पास एल्डिहाइड है। टोटल कार्बन कितने हैं? 3 कार्बन के लिए क्या काम में लेते हैं? प्रोपियोन, तो प्रोपियोन। ठीक है, और आगे क्रियात्मक समूह का अनुलग्न, तो इसका अनुलग्न क्या होता है? एल्डिहाइड। तो इसके लिए क्या काम में आएगा? प्रोपियोन एल्डिहाइड। ये लो, सिंपल सा काम है। ठीक है ना? ऐसे किसी भी कंपाउंड का इनमें से अपन नाम लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस पर जो है वो और प्रैक्टिस अपन करेंगे। ठीक है, ये जितने भी बच गए इनको सबको अपन जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में इनके एग्जाम्पल देखेंगे।
इसके अलावा अपन ऐसे क्रियात्मक समूह वाले कंपाउंड का नाम भी लिखना सीखेंगे जिनमें खुद का कार्बन नहीं होता, और कीटोन को भी उसी में शामिल करेंगे। कीटोन का भी रूल जो है वो बाकी के जैसा ही है ना। तो कीटोन का नामकरण अपन कल वाली क्लास में, कल की क्लास में देखेंगे, और बाकी के जितने भी क्रियात्मक समूह बच गए जिनमें कार्बन नहीं होता उनका नामकरण भी नेक्स्ट क्लास में अपन देखेंगे, ठीक है ना। इसके अलावा नेक्स्ट क्लास में ही अपन जो सेकंड नामकरण का सिस्टम था, व्युत्पन्न नाम पद्धति, वो भी नेक्स्ट क्लास में कवर कर लेंगे, ठीक है ना। तो यहां से अपन नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू।